वेलकम स्टूडेंट, माई सेल्फ डॉक्टर सविता मीना। और लास्ट क्लास में हमने एसिड बेस के लिए लुईस थ्योरी के बारे में पढ़ा था। उसके कुछ क्लासिफिकेशन भी बताए थे कि एसिड्स को हम किस तरह से डिवाइड कर सकते हैं, अलग अलग कैटेगरीज कौन सी है। इसी तरह से लुईस क्षारों का वर्गीकरण आज हम पढ़ेंगे। तो लुईस क्षार को हम अलग अलग 3 भागों में बांट सकते हैं। लुईस क्षार क्या है? ये हमें पता है कि वे यौगिक जो इलेक्ट्रॉन युग्म दान करने की क्षमता रखते हैं उनको हम लुईस क्षार कहते हैं, और मेनली इन्हें 3 भागों में विभाजित किया गया है। तो लुईस क्षार को 3 भागों में इस तरह से हम विभाजित कर रहे हैं। फर्स्ट है ऋणायन। जितने भी ऋणायन हैं वो ज़्यादातर लुईस क्षार कहलाते हैं। क्यों? ऋणायनों पर इलेक्ट्रॉन की अधिक संख्या होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन दाता का कार्य करते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स हैं: क्लोराइड, हाइड्रोक्सिल आयन, कार्बोनेट आयन, सल्फाइड आयन। तो इन सब के पास इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता है, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन का दान कर सकते हैं और लुईस क्षार की तरह बिहेव करते हैं। सेकंड है वे अणु जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो, मतलब एकल इलेक्ट्रॉन युग्म युक्त अणु। एग्जाम्पल के लिए अमोनिया, अमीन्स, डाइअमीन, ट्राइअमीन। उसके अलावा वाटर हो सकता है, अल्कोहल हो सकते हैं, थायोल्स हो सकते हैं, थायो ईथर्स हो सकते हैं। ये सारे एग्जाम्पल्स हमने यहाँ दे रखे हैं। फॉस्फेन्स हो सकता है। तो इन सभी में एक कॉमन बात ये है कि इनके पास ऐसा एटम है जिसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो। तो मेनली वो एटम कौन कौन से हैं? नाइट्रोजन्स हैं जो अमीन्स में प्रेजेंट है। उसके अलावा सल्फर है जो थायो ईथर, थायोल्स, H2S में प्रेजेंट है। और ऑक्सीजन है जो वाटर, अल्कोहल, ईथर। उसके अलावा हमारे पास है फॉस्फेन, फॉस्फोरस। तो ये सारे एटम ऐसे हैं, एलिमेंट ऐसे हैं जिनके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। इन अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की वजह से ही जो ये केंद्रीय विद्युत ऋणी परमाणु होते हैं और इन पे इलेक्ट्रॉन युग्म जो उपस्थित होता है, जिसके कारण ये अणु क्षार के जैसे उपयोग में लाए जाते हैं। थर्ड वन है कार्बनिक यौगिक जिनके पास इलेक्ट्रॉन अभ्र उपस्थित हो, मतलब ये हो गए असंतृप्त कार्बनिक यौगिक, अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। एग्जाम्पल्स क्या है? एल्कीन तथा एल्काइन। उसके अलावा बेंजीन। तो एल्कीन हो सकता है, एल्कीन में ये हमने एग्जाम्पल दिया है। इथाइलिन हो सकता है, एथीन हो सकता है, प्रोपेन हो सकता है, बेंजीन हो सकता है। उसके अलावा एल्काइंस भी हो सकती हैं। ये क्या करते हैं? अपने इलेक्ट्रॉन युग्म का उपयोग कर धातु आयनों के साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना लेते हैं। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड से क्या होगा? ये अपना इलेक्ट्रॉन उनको डोनेट कर देते हैं, तो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनेगा, जिनको हम आगे एज ए कॉम्प्लेक्सेशन रिएक्शंस में यूज़ करते हैं। तो इस तरह की बहुत सी जो न्यूट्रलाइजेशन अभिक्रिया होती हैं वो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के आधार पर होती हैं। तो इसके अतिरिक्त अम्ल क्षारकों की प्रबलता जानने के लिए लुईस सिद्धांत की ऐसा कोई डिफरेंट मापक्रम नहीं है। तो ये हमने लुईस एसिड और लुईस बेस का क्लासिफिकेशन यहाँ समझाया है। लुईस का जो थ्योरी है उसका चैप्टर, ये जो टॉपिक है यहीं कंप्लीट करते हैं। इसके बाद अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे लक्स फ्लड थ्योरी। तो थर्ड सिद्धांत जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है लक्स फ्लड सिद्धांत। तो ब्रोंस्टेड-लोरी सिद्धांत में अम्ल क्षारक अभिक्रियाओं को समझाने के लिए प्रोटॉन की भूमिका पर बल दिया जाता है, परंतु ऐसे बहुत सी अभिक्रियाएं हैं जिनमें अम्ल और क्षारक तो हैं लेकिन अणु में प्रोटॉन
उपस्थित नहीं होता है। अतः हम ये नहीं कह सकते कि प्रोटॉन का स्थानांतरण किस तरह से हुआ। तो मेनली लक्स फ्लड थ्योरी उन अभिक्रियाओं के लिए है जिन अभिक्रियाओं में प्रोटॉन उपस्थित नहीं होता है। तो वे अभिक्रियाएं जिनमें प्रोटॉन उपस्थित नहीं होता है, वहाँ प्रोटॉन स्थानांतरण भी नहीं होगा। ऐसी अभिक्रियाओं को ऑक्साइड आयन के स्थानांतरण के आधार पर लक्स द्वारा समझाया गया कि हम ऑक्साइड आयन के देने और लेने के आधार पर भी ये बता सकते हैं कि अम्ल कौन सा है और क्षार कौन सा है। इस सिद्धांत को बाद में फ्लड ने आगे बढ़ाया और उसने इसका विस्तृत विवरण किया। तो इसी परिभाषा को हम कहते हैं लक्स फ्लड सिद्धांत, जिसके अनुसार ऑक्साइड दाता, जो ऑक्साइड देने वाला होगा वो क्षारक होगा, और ऑक्साइड ग्राही, जो ऑक्साइड लेने वाला होगा वो अम्ल होगा। तो इन्हीं के आधार पर हमने ये समझाया कि अम्ल कौन है और क्षार कौन से हैं। तो यहाँ पर हम कुछ एग्जाम्पल्स देख रहे हैं। इन एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं जो क्षार है वो हमेशा ऑक्साइड देगा और जो अम्ल है वो ऑक्साइड लेगा। ठीक है, यहाँ हमने कुछ एग्जाम्पल लिए हैं। फर्स्ट है कैल्शियम ऑक्साइड। तो कैल्शियम ऑक्साइड के पास ऑक्सीजन है, इसका मतलब ये ऑक्सीजन देने की कैपेसिटी रखता है, इसलिए क्षार की जैसे बिहेव करेगा और ऑक्सीजन देकर ये कैल्शियम पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो जाता है। तो कैल्शियम +2 जो आयन है वो एज ए अम्ल बिहेव करेगा, क्योंकि उसके पास भी इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, तो वो ऑक्सीजन लेकर अणु बना सकता है। तो ऑक्साइड लेने की प्रवृत्ति उसके पास है। यहाँ पे हमने लिखा है XO2-। तो X है कि नंबर ऑफ ऑक्साइड आयंस हमारे पास कितने हैं। सेकेंड एग्जाम्पल लिया हमने सल्फेट। सल्फेट में ऑक्सीजन है, तो ये ऑक्सीजन इजीली दे सकता है, तो इसने ऑक्सीजन दे के सल्फाइड और ऑक्साइड, ये हमारे पास अम्ल और ऑक्साइड आयन आ गए। जो सल्फाइड है उसका क्या है कि उसके पास ऑक्सीजन अभी भी है, परंतु सल्फेट के कंपैरिजन में वो एज ए अम्ल बिहेव करेगा, वो और ज़्यादा ऑक्सीजन अभी भी ले सकता है। तो यहाँ पर इन अभिक्रियाओं में हमने ये देखा कि जो ऑक्साइड देने वाला है वो क्षारक है और जो ऑक्साइड लेने वाला है वो अम्ल है। कुछ अभिक्रियाएं देखते हैं। अम्ल क्षार अभिक्रिया। कैल्शियम ऑक्साइड, जैसे कि ऊपर हमने बताया था कि ये एज ए क्षारक बिहेव कर रहा है। सिलिकॉन है यहाँ पे, सिलिका, इसके कंपैरिजन में, कैल्शियम ऑक्साइड के कंपैरिजन में ये बिहेव करेगी एज ए अम्ल, कि इसके पास अभी भी ऑक्सीजन लेने की कैपेसिटी है। इसी तरह से लेड ऑक्साइड क्षारक है और जो हमारा सल्फाइड है, या हम देख सकते हैं ऊपर की अभिक्रिया में भी एज ए अम्ल बिहेव कर रहा है, तो ये अम्ल हो गया। तो जो फर्स्ट कैल्शियम ऑक्साइड और लेड ऑक्साइड है एज ए अम्ल क्षारक बिहेव कर रहे हैं, और जो सिलिका सल्फाइड है एज ए अम्ल बिहेव कर रहे हैं। इन दोनों की अभिक्रिया से हमें मिला लवण। तो एक फर्स्ट अभिक्रिया में हमें मिला कैल्शियम सिलिकेट, सेकंड में हमें मिला लेड सल्फेट। तो इस परिभाषा के आधार पर ये क्लियर है कि जिनमें धातु ऑक्साइड से अधातु ऑक्साइड में ऑक्साइड आयन का स्थानांतरण होता है, तो यहाँ पे क्या हुआ, धातु आयन तो हो गई हमारे पास जैसे लेड, अधातु आयन में हमने किया सल्फेट। तो इसमें जो स्थानांतरण होता है उसके आधार पर हमने इनको अम्ल क्षार बताया है। इसके अलावा एक बात और है कि जितने भी ये जो हाइड्रोक्साइड्स हैं, क्षारकीय हाइड्रोक्साइड मान लो, या फिर हम ये मान लें कि जो अम्लीय ऑक्सी अम्ल है, इन सब का क्या है, क्षारक ऑक्साइड है, वो क्षारीय हाइड्रोक्साइड के एनहाइड्राइड होते हैं। किस तरह होते हैं, या हमने फर्स्ट बात की क्षारकीय ऑक्साइड की।
तो क्षारकीय ऑक्साइड का हम बता रहे हैं कि जितने क्षारकीय हाइड्रोक्साइड है उनका अगर एनहाइड्राइड बनाया जाए तो हमें क्षारकीय ऑक्साइड मिलेगा। हमने एक क्षारकीय हाइड्रोक्साइड लिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एनहाइड्राइड कैसे बनेगा, इससे हम वाटर मॉलिक्यूल निकाल लेते हैं। जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकला, ये हो गया कैल्शियम ऑक्साइड। तो ये हमारा जो अणु है वो एज ए क्षारक बिहेव करेगा। ये क्षारकीय ऑक्साइड हुआ। ये क्षारकीय ऑक्साइड किससे बना, क्षारीय जो हाइड्रोक्साइड है उनके एनहाइड्राइड के फॉर्म में। सेकंड हमने लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड में हमने क्या किया, वाटर मॉलिक्यूल निकाला, 2 मॉलिक्यूल लिए हमने NH का। जब वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा तो हमारे पास बनेगा सोडियम ऑक्साइड। तो ये क्षारकीय ऑक्साइड है, ये एक्चुअली क्षारकीय हाइड्रोक्साइड के एनहाइड्राइड्स है। इसी तरह से नेक्स्ट हम बात करते हैं अम्लीय ऑक्साइड। अम्लीय ऑक्साइड क्या होते हैं, ऑक्सी अम्लों के एनहाइड्राइड होते हैं। कैसे होते हैं, ऑक्सी अम्ल का हमने एग्जाम्पल लिया H2SO4, एक हमने लिया सल्फ्यूरिक एसिड, एक हमने लिया कार्बोनिक एसिड। इसके हाइड्राइड का मतलब है इससे हम वाटर मॉलिक्यूल निकाल दें तो हमें मिलेगा SO3 जो कि हमारा अम्लीय ऑक्साइड है। इसी तरह से हमने क्या किया, H2CO3 से वाटर मॉलिक्यूल निकाला तो उसके एनहाइड्राइड के फॉर्म में हमें मिला CO2। तो ये ऑक्सी अम्लों के एनहाइड्राइड है, इसलिए इनको अम्लीय ऑक्साइड्स कहते हैं। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है कि अम्ल ऑक्साइड के रूप में ही हो, अन्य यौगिक भी हो सकते हैं जो कि आयन ग्रहण करके अम्ल की जैसे व्यवहार कर सकते हैं। तो यदि कोई पदार्थ ऑक्साइड आयन ग्राही तथा दाता दोनों प्रकार की अभिक्रिया दर्शाता है तो हम उनको एम्फोटेरिक भी कहते हैं। कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जिनमें ऑक्साइड लेने की क्षमता भी होती है और ऑक्साइड देने की क्षमता भी होती है, तो उसके आधार पर ये कहा जा सकता है कि वो एम्फोटेरिक हैं। तो एम्फोटेरिक या उभयधर्मी ऑक्साइड्स कौन से हुए, यदि पदार्थ ऑक्साइड आयन ग्राही तथा दाता दोनों की तरह रिएक्शंस दर्शाते हैं या प्रदर्शित करते हैं तो उन्हें उभयधर्मी कहा जाता है। इसके यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स भी हैं, जैसे कि जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड के ऑक्सीजन लेने की प्रवृत्ति भी होती है, तो इसलिए हम कह सकते हैं जिंक ऑक्साइड एज ए अम्ल बिहेव कर रहा है और इसने ऑक्साइड ग्रहण करके ये हमारे पास बनाया ZnO2। ओके, इसी तरह से जिंक ऑक्साइड ऐसे बेस भी बिहेव करता है। ये इलेक्ट्रॉन दाता मतलब ऑक्साइड दाता के जैसे भी बिहेव कर सकता है। तो जिंक ऑक्साइड ने अपना ऑक्साइड दान करके यहाँ पे बनाया जिंक+2 आयन। तो इसके आधार पर ये कहा जा सकता है कि हमारा जो जिंक ऑक्साइड है वो उभयधर्मी है, एम्फोटेरिक है। ऑक्सीजन हम जानते हैं कि एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, परंतु ऑक्साइड के अतिरिक्त ज़्यादा विद्युत ऋणता वाले अन्य हमारे पास आयन भी होते हैं, जैसे फ्लोराइड है, सल्फाइड है। इन सब की भी विद्युत ऋणता अच्छी होती है। तो इनसे जो प्राप्त ऋणायनों के स्थानांतरण के आधार पर भी हम लक्स फ्लड सिद्धांत को समझा सकते हैं। अर्थात हम ये कहना चाहते हैं कि हैलाइड्स हैं, सल्फाइड्स हैं आदि आयन भी दाता यौगिकों को क्षारक तथा ग्राही पदार्थों को अम्ल की परिभाषा हम दे सकते हैं कि अगर वो जो सल्फाइड देने वाला है, हैलाइड देने वाला है, उसको हम क्षारक, और जो सल्फाइड और हैलाइड लेने वाला है उसको हम अम्ल कह सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर एक रिएक्शन देखी है, ये हमने लिया सोडियम फ्लोराइड, ये लिया हमने एल्यूमिनियम फ्लोराइड। तो सोडियम फ्लोराइड के पास ये जो फ्लोराइड आयन है वो देने की कैपेसिटी है और एल्यूमिनियम फ्लोराइड के साथ अभी भी फ्लोराइड आयन लेने की कैपेसिटी है। तो इस तरह से सोडियम फ्लोराइड एज ए क्षारक बिहेव करता है और एल्यूमिनियम फ्लोराइड एज ए अम्ल बिहेव करता है।
इनकी अभिक्रिया से हमें मिला सोडियम प्लस आयन, और जो एल्यूमिनियम है उसका फ्लोराइड हमें यहाँ पर मिलता है। तो लक्स फ्लड जो सिद्धांत है, इसके आधार पर हम जो गलित ऑक्साइड तंत्र हैं उनकी भी उपयोगिता बता सकते हैं, उनके बारे में हमें हेल्प मिलती है उनको समझाने के लिए। इन अभिक्रियाओं के अलावा कुछ धातुक्रम अभिक्रियाएं होती हैं, उन धातुक्रम अभिक्रियाओं को भी हम लक्स फ्लड सिद्धांत द्वारा समझा सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए जो हमने ये रिएक्शन दिखाई है सिलिकॉन ऑक्साइड, तो मेनली धातुक्रम में जो धातुमल है, स्लैग है, उसको दूर किया जाता है और इस सिद्धांत के आधार पर इस अभिक्रिया को समझाया जाता है। जो ये सिलिका है ये लोहे के अयस्क में मिली होती है, उसमें मिक्स्ड होती है, और ये हमें पता है एक अम्लीय ऑक्साइड है, जिसे दूर करने के लिए अब इसे हमें हटाना है क्योंकि ये लोहे के अयस्क में है, लोहा हमें अलग करना होता है। तो इस अशुद्धि को या इस अम्लीय ऑक्साइड को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, ब्लास्ट फर्नेस लेते हैं, उसमें हम एक क्षारीय ऑक्साइड मिला देते हैं। अम्लीय ऑक्साइड पहले से था, हमने क्या किया, ब्लास्ट फर्नेस में कैल्शियम ऑक्साइड भी मिला दिया। मिलाने से क्या हुआ, कॉपर के धातुक्रम में सल्फाइड अयस्क में जो फेरस सल्फाइड है वो अशुद्धि के रूप में मिलता है, अशुद्धि के रूप में मिलता है। उसे हटाने के लिए प्रावर्तनी भट्टी में हम सिलिका ऑक्साइड डालकर वायु की उपस्थिति में उसको कॉन्सेंट्रेट कर देते हैं अयस्क को और गर्म करते हैं। तो उससे जो हमारा आयरन सल्फाइड है वो किस में कन्वर्ट हो गया, आयरन ऑक्साइड में। जब इसमें ये परिवर्तित हो जाएगा उसके बाद जो ये सिलिका हमने लिया था, इस सिलिका को इसके साथ रिएक्शन करवाकर इसमें हम एज ए स्लैग जो आयरन है और जो कैल्शियम है इनके सिलिकेट्स को हम बाहर निकाल सकते हैं। तो ये स्लैग एक हल्की परत बनाकर ऊपर आ जाता है और इसको दूर कर लिया जाता है। तो इस तरह से अयस्कों के फॉस्फेट तथा जो क्ले अशुद्धियों के रूप में ये पाए जाते हैं, गर्म करने पर इन अशुद्धियों के जो वेपराइज ऑक्साइड्स हैं उनको निकाल लिया जाता है और इस तरह से हम धातुक्रम के जो इसमें है, ये कह सकते हैं कि धातुक्रम में जो धातुमल है उसको हम इस आधार पर दूर कर सकते हैं। लक्स फ्लड परिभाषा के आधार पर हम एसिडिटी स्केल भी बता सकते हैं, अम्लता का मापक्रम भी बता सकते हैं। एसिडिटी स्केल में होता क्या है कि प्रत्येक ऑक्साइड का अपना एसिडिटी पैरामीटर होता है जिसको हम डिनोट करते हैं बाय अल्फा से। ठीक है, अल्फा से हमने इसको डिनोट किया है। और अगर इसी की जगह हम बेस लें कि बेसिक पैरामीटर बताना चाहे तो उस कंडीशन में हमें क्या करना होगा, अल्फा बीटा रखेंगे। अल्फा बीटा से हमारे पास ये होगा क्षार में क्षारकता का पैरामीटर क्या है, और अल्फा ए का मतलब है अम्ल का पैरामीटर क्या है। ये दोनों के पैरामीटर्स हो गए। इन पैरामीटर का जो डिफरेंस है अल्फा बी माइनस अल्फा ए, इनका जो डिफरेंस है अम्लता और क्षारकता के जो पैरामीटर्स है उनका जो डिफरेंस है वो होता है इसके एंथैल्पी परिवर्तन के स्क्वायर, जो वर्गमूल है उसके समानुपाती होता है। तो हमारे पास आया अल्फा बी माइनस अल्फा ए इक्वल्स टू रूट डेल एच। ये पैरामीटर हमें यहाँ पे मिला है। एग्जाम्पल के लिए मान लो हमने कैल्शियम ऑक्साइड लिया और सिलिका ऑक्साइड लिया, ठीक है, और इनके जो डेल एच है, जो एंथैल्पी परिवर्तन है, उसका जो मान आया हमारे पास वो मान लो -85 किलो जूल मोल इनवर्स है। तो इससे हमें क्या पता चला कि जो दोनों ऑक्साइड हैं उसमें अल्फा का मान लगभग 9.2 इक्वल्स टू रूट 85 इकाइयों का अंतर है। अल्फा के कुछ मान हमने यहाँ इसमें सारणी में दे रखे हैं, जैसे कि वाटर के लिए अल्फा का मान 0 है, सोडियम ऑक्साइड्स के लिए
माइनस में है। इसी तरह से अन्य ऑक्साइड हैं, जैसे मैग्नीज के ऑक्साइड है, क्लोराइड के ऑक्साइड है, सल्फाइड्स हैं, इन सब के लिए ये पॉजिटिव मान्स हैं। तो इन सब मानों से हमें क्या पता चल रहा है? सारणी को देखकर हमें ये पता चल रहा है कि क्षारकीय ऑक्साइड अल्फा का मान ऋणात्मक होता है, और मान जितना ज़्यादा ऋणात्मक होगा पदार्थ में उतने ही ज़्यादा क्षारकीय गुण होंगे। ठीक है, तो जितना ज़्यादा नेगेटिव मान होगा उतना ही ज़्यादा उनके क्षारकीय गुण होंगे। अब सबसे ज़्यादा नेगेटिव मान यहाँ पे किसका है? हम देख ले इस पूरी एग्जाम्पल, इस टेबल में जो सीजियम ऑक्साइड है उसका मान सबसे ज़्यादा नेगेटिव है। ठीक है, वो इसमें हमने नीचे लिखा भी है, सीजियम ऑक्साइड सबसे ज़्यादा क्षारकीय ऑक्साइड है। उसके बाद उभयधर्मी ऑक्साइड में अल्फा का मान 0 के निकट होता है। इस प्रकार ऑलमोस्ट जीरो होगा, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, मतलब मान पॉजिटिव होने पर अम्लीय ऑक्साइड्स होंगे, नेगेटिव होने पर क्षारकीय ऑक्साइड होंगे, जीरो होने पर उभयधर्मी होंगे। अब उभयधर्मी कौन कौन से हैं हमारे पास? एक तो वाटर है जिसका मान ऑलमोस्ट जीरो है। उसके अलावा इतनी कम वैल्यू बाकी तो हमें नहीं दिख रही है, पर ये हम कह सकते हैं जैसे जिंक ऑक्साइड है, और उसके अलावा एल्यूमिनियम ऑक्साइड है। इनके मान को देखकर, क्योंकि माइनस में 2 है, माइनस में 3 है, तो ऑलमोस्ट जीरो के इक्वल है, तो ये उभयधर्मी ऑक्साइड है। अम्लीय ऑक्साइडों के धनीय मान होते हैं। उच्च अल्फा का मान अम्लीयता को बताता है। इस प्रकार से हमारा जो ये है क्लोराइड का जो ऑक्साइड है उसका, ये किसका एनहाइड्राइड है? हमारा HClO4 का एनहाइड है। ये सबसे ज़्यादा ऑक्साइड अम्लीय ऑक्साइड है। तो इस आधार पर, टेबल के आधार पर हम ये क्लियरली समझा सकते हैं। अतः धातु आयनों के ऑक्साइड ग्राही प्रकृति के आधार पर धातु के कार्बोनेट, सल्फेट अपघटन को समझाया जाता है। उदाहरण दिया है, आयरन है। आयरन जो कार्बोनेट का जो अनस्टेबिलिटी है उससे ये पता चलता है कि फेरिक आयन प्रबल अम्लीय है, जबकि कार्बोनेट आयन तेजी से ऑक्साइड ग्रहण कर लेता है, और इसकी वजह से जो हमारा आयरन के कार्बोनेट्स है वो अस्थायी होते हैं। तो यहाँ पर आज हमने ये लक्स फ्लड सिद्धांत कंप्लीट किया है। तो आज का टॉपिक यहीं कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट सिद्धांत। थैंक यू स्टूडेंट्स।